आओ बहू, घर के अंदर आओ। शिखा, भाभी बहुत थक गई होगी, जाओ उन्हें उनके कमरे में छोड़ दो। रुको शिखा, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। अब शिखा और कोमल दोनों ही अपनी भाभी को उनके कमरे तक लेकर आती हैं। ठीक है भाभी, अब आप आराम कर लीजिए, फिर कल सुबह शादी की और भी बहुत सी रस्में करनी है। ओके ननन जी, गुड नाइट। आप दोनों भी आराम कर लीजिए। अब सभी लोग अपने अपने कमरे में आराम कर रहे होते हैं। अगले दिन सुबह पूर्वी अपनी पहली रसोई का खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर परोसती है। तभी खाने को देखकर सभी ससुराल वाले गुस्से में डाइनिंग टेबल से उठ खड़े होते हैं। अरे ये क्या बहू, तुझे पता नहीं है क्या, या तुझे शादी से पहले किसी ने बताया नहीं क्या कि तेरा कितना बड़ा ससुराल है। अरे 12 तरीके की सब्जी खाते हैं तेरे ससुराल वाले, और तूने एक सब्जी बनाई है, वो भी इतनी कम। मुझे माफ कर दीजिए दादी सास, मुझसे गलती हो गई। मुझे थोड़ा और समय दीजिए, मैं अभी 12 तरह की सब्जियां बनाकर लेकर आती हूँ। अब अपने ससुराल वालों के कहने पर पूर्वी रसोई में आती है और 12 तरह की सब्जी, बैंगन, तोरई, गोभी, भिंडी, शिमला मिर्च, पालक, मेथी, बंद गोभी, मटर, कद्दू, बीन्स, सीताफल जैसी सब्जियों को कट करने लगती है। उसके बाद में 12 तरह की सब्जियों को धोती है, उनके अलग अलग मसाले तैयार करती है और 2 से 4 घंटे बाद 12 तरह की सब्जी डाइनिंग टेबल पर अपने ससुराल वालों के लिए सर्व करती है। अरे खाना तो सही बना है बहू, लेकिन मसाले का हिसाब किताब तेरा बड़ा खराब है। किसी में कम तो किसी में ज्यादा, तो किसी में नमक ही नहीं है। वो पिताजी, शादी से पहले मैंने कभी एक साथ 12 तरह की सब्जियां नहीं बनाई, इसलिए मुझे अंदाजा नहीं है। लेकिन आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगी। और इसी में तुम्हारी भलाई भी है कि तुम जल्दी अपने ससुराल वालों के लिए 12 तरीके की सब्जी बनाना सीख जाओ। अब सुबह का खाना बनाकर पूर्वी बहुत ज्यादा थक गई थी, इसलिए वो बिना कुछ खाई ही अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। तभी दोपहर के 2 बजे रघुवीर पूर्वी के कमरे का दरवाजा खटखटाता है। अरे पूर्वी बहू, क्या कर रही हो? दरवाजा खोलो ना। तभी कुछ देर बाद पूर्वी की आंखें खुलती हैं और वो घबराकर अपनी आंखों को मसलते हुए दरवाजा खोलती है। अरे बहुत देर कर दी दरवाजा खोलने में बहू, इतना भी क्या सोती रहती हो? ये देखो, मैं 12 तरह की सब्जी, मूली, गोभी, मशरूम, कटहल, टिंडे, तोरई, मूंगा, ये कई सब्जी खरीद कर लेकर आया हूँ। दोपहर के खाने में तुम इन्हीं सब्जियों को बना दो। पर पिताजी, अभी सुबह ही तो मैंने 12 तरीके की सब्जी बनाई थी, अब फिर से क्या बहू, हम लोग तीनों टाइम 12 तरह की सब्जी ही खाते हैं, वरना खाना ही नहीं खाते। जा, अब देर मत कर, लंच का टाइम निकलता जा रहा है, फटाफट 12 तरह की सब्जी बना ले। अब पूर्वी सभी सब्जियों को लेकर रसोई में आती है और 12 तरह की सब्जी, कटहल, गोभी, मटर, मशरूम, टिंडे, मूली जैसी अनेक सब्जियों को काटने लगती है और फिर सभी सब्जियों को धोती है और अलग अलग सब्जियों के मसाले को तैयार करती है और फिर से दोपहर के खाने में अपने ससुराल वालों को 12 तरह की सब्जी बनाकर डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है। हाँ बहू, अब तूने बनाया है ना ये 12 तरीके की स्वादिष्ट सब्जियाँ, अब ऐसे ही डेली डेली 12 तरह की सब्जी अपने ससुराल वालों के लिए बनाना। 12 तरीके की सब्जी तो बहुत अच्छी बनाई है भाभी आपने, लेकिन थोड़ा जल्दी भी बनाया करिए। 12 तरह की सब्जियां बना बनाकर पूर्वी का दिमाग पहले ही बहुत खराब हो रहा था। तभी कोमल की बातें सुनकर उसे इतनी तेज गुस्सा आता है कि वो अपने गुस्से को बरसाते हुए कहती है, ननन जी, डाइनिंग टेबल पर बैठकर 12 तरह की सब्जियों का स्वाद लेना बहुत आसान है, इसलिए एक बार आप मेरी जगह 12 तरह की सब्जियों को बनाकर देखना, आपको खुद पता चल जाएगा कि टाइम कहाँ और क्यों लगता है। अब रोज रोज 12 तरह की सब्जियां बना बनाकर पूर्वी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तभी वो एक दिन थक हार कर अपने पति से कहती है, गोपाल जी सुनिए ना, परिवार वाले रोज रोज 12 तरह की सब्जियां बनवाते हैं, मैं बहुत ज्यादा थक जाती हूँ। घर का कोई एक सदस्य भी मेरे काम में मदद भी नहीं करता। आप एक काम करिए ना, एक तो नौकर रख लीजिए ना। अरे कैसी बातें कर रही हो, ये सारा काम घर की बहू को ही संभालना होता है और तुम इस घर की बहू हो, अगर तुम नहीं करोगी तो और कौन करेगा? मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। गोपाल की बातें सुनकर पूर्वी बहुत उदास हो जाती है और वो निराश मन से दूसरी तरफ करवट करके चुपचाप सो जाती है। अगले दिन दोपहर में, माँ जी, सुबह की 5 से 6 सब्जियां रखी हुई हैं, जिसे किसी ने अच्छी तरीके से नहीं खाया, तो मैं एक काम करती हूँ, दोपहर के खाने में 2-3 सब्जियां और बना देती हूँ, जिन्हें बाकी सब्जियों के साथ मिलाकर हम सब लोग खा लेंगे। अरे बड़ी ही कामचोर है बहू तू तो, सिर्फ 2-4 दिन डेली डेली 12 तरह की सब्जी क्या बनवा लिया, तू तो हमें बासी खाना खिलाने पर उतारू हो गई। चुपचाप से जाकर उन सब्जियों को डस्टबिन में फेंको और दोबारा से हमारे लिए 12 तरह की सब्जियों को बना। अब पूर्वी बची हुई सब्जियों को डस्टबिन में फेंक रही होती है। ये कैसे ससुराल वाले हैं,
इन्हें किसी भी चीज की कीमत ही नहीं पता। अरे 12-12 तरह की सब्जियां डेली बनवा लेते हैं, जिनमें से कुछ खाते हैं और कुछ यूं ही डस्टबिन में फेंकते हैं। अरे खाने की कीमत उनसे पूछो जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी टाइम पर नहीं मिलती है। अब सभी सब्जियों को फेंकने के बाद पूर्वी फिर से 12 तरह की सब्जी, मटर पनीर, शाही पनीर, दाल मखनी, आलू गोभी, मिक्स वेज, भिंडी, छोले, राजमा जैसी 12 सब्जियां बनाकर अपने ससुराल वालों के लिए लेकर आती है। तभी खाना खाते वक्त गोपाल अपने परिवार वालों से कहता है, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि खाने पीने का बजट थोड़ा हिसाब से करिएगा, क्योंकि इस महीने मेरी तनख्वाह थोड़ी देरी से आएगी। हो सकता है 10 दिन लग जाएं, या 1 महीना, या फिर 2 महीने भी हो सकते हैं। अरे तो हम कौन सा 36 पकवान खाते हैं, बस डेली 12 तरह की सब्जी ही तो खाते हैं। आप लोग चिंता मत करिए, जब तक गोपाल जी की तनख्वाह नहीं आती तब तक मैं बाजार से सस्ती और सीजन की सब्जियां लेकर आया करूंगी, ताकि आप लोगों को खाने पीने में कोई दिक्कत ना हो। अब घर में धीरे धीरे पैसों की दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। तभी एक दिन पूर्वी बाजार में सीजन की सब्जी गोभी खरीद रही होती है। भैया ये गोभी कैसे दिया? मैम साहब 40 रुपए किलो है ये गोभी। भैया बहुत महंगी लगा रहे हो सीजन की सब्जी भी, भला कोई इतनी महंगी देता है? 10 रुपए की लगा लो ताकि मैं दूसरी भी कोई सब्जी खरीद सकूं। अरे रेट तो फिक्स है मैम साहब, लेना है तो लीजिए, वरना बहुत लोग हैं जो खरीद लेंगे। सब्जी वाले के रेट न कम करने के कारण पूर्वी वो 40 रुपए किलो गोभी लेकर ही घर आ जाती है और घर आकर रसोई में गोभी को धो काट कर बनाने लगती है। चलो पैसे के अभाव के कारण ही सही, लेकिन अब मुझे ये 12-12 तरह की सब्जी बनाने से फुर्सत तो मिली। अब कुछ देर के बाद पूर्वी डाइनिंग टेबल पर आलू गोभी की सब्जी, रोटी, चावल सबके लिए सर्व करती है। ये क्या भाभी, आपने सिर्फ एक सब्जी बनाई है? तो और क्या करती, मेरे पास जितने पैसे थे उतने में सिर्फ ये गोभी ही आ सकती थी, और वैसे भी तुम्हारे भैया की तनख्वाह आने में अभी और समय लगेगा, इसलिए जो मिल रहा है आराम से खा लो। अरे मेरी तो आदत भी नहीं है एक तरह की सब्जी के साथ खाना खाने की, मुझे तो हर रोज 12 तरह की सब्जी ही चाहिए खाने में। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, अब आलू गोभी ही खा लेती हूँ। अब देखते ही देखते 10 दिन से 1 महीना हो जाता है, लेकिन गोपाल की तनख्वाह नहीं आती, जिस वजह से घर की आर्थिक स्थिति और खराब हो जाती है। इसलिए पूर्वी अब एक तरह की सब्जी से दाल रोटी पर आ जाती है, जिसके बाद पूर्वी सभी के लिए खाने में दाल रोटी परोसती है, जिसे देखकर ससुराल वाले कहते हैं, ये क्या बहू, दाल रोटी सब्जी कहाँ है? बिना सब्जी के तो ये रोटी मेरे गले के नीचे भी नहीं उतरेगी। हे भगवान, ये कैसे दिन आ गए हम लोगों के। अभी तो मुझे कोई भी एक सब्जी मिल जाएगी ना, तो मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात होगी। अब अपनी दादी सास और सास की बातें सुनकर पूर्वी कहती है, चलो भगवान का शुक्र है कि आपको कम से कम खाने की वैल्यू तो पता चली, क्योंकि जिस तरीके से आप डेली डेली 12 तरह की सब्जियां बनवाते थे, कुछ सब्जियां खाते थे और कुछ सब्जियों को तो बिना टेस्ट किए ही फेंक देते थे, आज आपको पता चला कि जब रोटी के आगे सब्जी नहीं आती है तो कैसा महसूस होता है। अब जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्हें ये दाल रोटी भी नसीब नहीं होती, लेकिन जब आपको यही सारी चीज मिल रही थी तो आपने उसकी कदर नहीं की। अगर आप चाहते तो उन पैसों को बचा सकते थे, कम सब्जियां खाकर भी रह सकते थे। हाँ पूर्वी, तुम एकदम सही कह रही हो। जो अनाज की कदर नहीं करता वही दाने दाने के लिए तरसता है। आज से मैं भी कभी फिजूल सब्जियों को बनवाने की ना तो जिद करूंगी और ना ही खाया करूंगी। हाँ बहू, तू सही कह रही है। तूने तो मुझे ये बात बहुत पहले ही समझाई थी, लेकिन मेरी ही बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जो मैं तेरी बात को समझ नहीं पाई। लेकिन अब बस आज से इस घर में डेली डेली 12 तरह की सब्जी नहीं बना करेगी। लिमिट में ही खाना बनाया जाएगा और लिमिट में ही खाया जाएगा, ताकि ना तो अनाज बर्बाद हो और ना ही फिजूल पैसे खर्च हो। अनाज और पैसे का अभाव गायत्री के पूरे परिवार को खाने की वैल्यू सिखा देता है, जिसके बाद से वो लोग खाने में 1 से 2 तरह की सब्जियां ही खाते हैं। सही कहती थी माँ, अगर नंद शादीशुदा हो तो कोई दिक्कत नहीं होती। बहू खाना बन गया हो तो पहले अपने ससुर जी को दे दे, उनका दवाई खाने का समय हो रहा है। शीतल अपने ससुराल में खुशहाल जिंदगी जी रही थी। अभी उसकी शादी को सिर्फ 1 ही महीना हुआ था और उसने उस 1 महीने में अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को अच्छे से उठा लिया था। ऐसे ही एक रात, दीदी ये भी कोई पूछने वाली बात है, ये भी तो आप ही का घर है, आराम से कल आ जाना, मैं आपको लेने के लिए बस स्टैंड पर आ जाऊंगा। क्या हुआ जी, बड़ी दीदी का फोन आया था क्या? हाँ, दीदी कह रही थी कि वो शादी पर नहीं आ पाई क्योंकि बच्चों का पेपर चल रहा था और अब उनके बच्चों की 2 महीने की छुट्टियां पड़ गई हैं, इसलिए वो बच्चों के साथ कुछ दिनों के लिए घर आ रही हैं। अरे यार, क्या जरूरत है दीदी को बच्चे लेकर आने की, पर कोई बात नहीं, कुछ ही दिन की तो बात है। आखिर मेरा ससुराल मेरी नंद का मायका भी तो है,
इस तरह शीतल अपने पति से कुछ नहीं बोलती और अगली सुबह अपनी नंद के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाने लगती है। कुछ देर में रवि अपनी बहन और उसके 2 बच्चों को लेकर घर आता है और घर आते ही दोनों बच्चे शोर मचाने लगते हैं और सारा सामान इधर उधर करने लगते हैं। पिंकी जल्दी से ये पिल्लो पकड़, नानी देखो न घर आती गोलू मुझे मारने लगा। गोलू, पिंकी, तुम दोनों ने फिर से लड़ना शुरू कर दिया। माँ क्या करूं, ये दोनों ही बहुत बदमाश हो गए हैं। वैसे मैं तो थक गई हूँ भाभी, बहुत भूख लग रही है, जल्दी से कुछ खाना लगा दो और बच्चों को खेलने दो। शीतल की आंखों के सामने दोनों बच्चे पूरा घर गंदा कर देते हैं। ये देख शीतल को बहुत गुस्सा आता है और जब वो अपनी नंद और उसके बच्चों को खाना दे रही होती है तो मन ही मन खुद से कहती है, ये बच्चे हैं या आतंकवादी जो घर आते ही तोड़फोड़ मचाने लगे। शीतल ये सोच ही रही होती है कि तभी उसे रसोई से कुछ टूटने की आवाज आती है और जब वो रसोई में जाती है तो देखती है कि दोनों बच्चे टेबल लगाकर रसोई में ऊपर के ड्रॉर से नमकीन निकाल रहे थे और सारे कांच के बर्तन गिराकर उन्होंने तोड़ दिए हैं। अरे बच्चों, ये क्या किया तुमने? अगर कुछ चाहिए था तो मुझे बोल देते। अरे शीतल, ये दोनों बहुत बदमाश हैं, तुम्हें इन्हें डांट के रखना होगा। बच्चों अब चलो रसोई से निकलो। शीतल, तुम आराम से रसोई साफ कर लो जब तक मैं आराम करने जा रही हूँ। इतना बोलकर नेहा खुद आराम करने के लिए चली जाती तो वहीं दोनों बच्चे भी बाहर खेलने के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद फिर से बेचारी नेहा पूरे घर का काम करती है। अब इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और एक दिन जैसे ही शीतल सारा काम खत्म करके बैठती है तभी दोनों बच्चे वहां आते हैं और गोलू शीतल का हाथ खींचता है तो कभी पिंकी शीतल का हाथ खींचती है। मामी हमें ये खाना नहीं खाना, हमारे लिए नूडल्स बना दो ना। नहीं मामी, मेरे लिए पिज्जा बनाएंगी। माँ जी, बच्चों को समझाओ ना कि ओवन खराब है, घर में जो बना है वही खा ले, मैं परेशान हो चुकी हूँ। कोई बात नहीं बहू, कुछ ही दिन की बात है। बच्चों ओवन खराब है तो नूडल्स बनेंगे, वही खा लो। और मैं तेरी नंद को उठाकर आती हूँ, जब से आई है बस आराम ही कर रही है, ये नहीं कि घर के कामों में थोड़ी तेरी मदद कर दे। जहाँ बेचारी शीतल अपनी नंद और उनके बच्चों से परेशान थी तो वहीं ये सब कुछ सुमित्रा भी देखकर अपनी बेटी को उठाने के लिए जाती है और तभी उसे पता चलता है कि उसकी दूसरी बेटी भी अपनी सास और बच्चों के साथ आ रही है। माँ, अभी पूजा का फोन आया था, वो भी अपनी सास और बच्चों के साथ आ गई है। आप रवि को बोलो कि ऑफिस की छुट्टी करके पूजा और उसकी सास को ले आए। अरे बेटा, पर उसकी सास तो विकलांग है। हाँ माँ, इसीलिए तो पूजा अपनी सास और बच्चों के साथ यहाँ आ रही है। बच्चों की 2 महीने की छुट्टी पड़ गई है स्कूल की, तो बेचारी वो बच्चे और अपनी सास और पूरा घर कैसे संभालती। अब बेचारी सुमित्रा अपनी बेटी से बात ना करके अपने बेटे को फोन करती है और रवि अपने ऑफिस की छुट्टी करके अपनी बहन, बच्चे और उसकी सास को लेकर घर आता है और अपनी दूसरी नंद को देखकर शीतल का खून खौल जाता है और वो मन ही मन खुद से कहती है, मेरी नंद ने तो घर को धर्मशाला ही बना दिया है, खुद तो आई है, साथ में अपनी विकलांग सास को भी ले आई है। शीतल, मेरी सास की दवाई का समय हो गया, मेरे बैग में से दवाई निकाल कर मेरी सास को खिला दो और उनके कपड़े भी बदल देना। मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर पहले आराम करूंगी। और मेरे बच्चे बाहर गोलू और पिंकी के साथ खेल रहे हैं, उनके कपड़े भी बहुत गंदे हो गए, उनके कपड़े भी धो देना। पूजा बेटा, पहले तू सांस तो ले, आते ही बहू को काम देने लगी, वो बेचारी भी थक गई है। क्या माँ, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि भाभी मेरा ही काम करके थक गई हूँ, और मैं थोड़ा ही तो काम बोली हूँ, इतना काम नहीं बोला कि भाभी थक जाएं। पूजा अपनी माँ की बात को काट देती है और खुद आराम करने के लिए चली जाती है। जिसके बाद पूजा की सास और दोनों नंद के बच्चे की जिम्मेदारी बेचारी अकेली शीतल के ऊपर आ जाती है। अब वो सबसे पहले पूजा की विकलांग सास के कपड़े बदलती है, उसे अपने हाथों से दवाई खिलाती है और उसे बिस्तर पर लिटा कर सुलाती है। कुछ देर बाद जब बच्चे गड्ढे पर लेट कर घर में आते हैं तो ये देख शीतल सर पर हाथ रखकर खुद से कहती है, अब बस यही दिन देखने को रह गया था। खुद तो दोनों बहन आराम करती हैं, टीवी देखती हैं और मैं यहाँ परेशान होकर बैठी हूँ। दोनों नंद के आने से शीतल काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और ये सब कुछ सुमित्रा देखती है, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। ऐसे एक दिन दोनों बहनें बातें कर रही होती हैं और बेचारी शीतल काम कर रही होती है। देख सुमित्रा अपनी दोनों बेटियों से कहती है, बेटा जब से तुम दोनों आई हो बस बातें ही किए जा रही हो। बेचारी तुम्हारी भाभी परेशान हो जाती है, थोड़ी इसके कामों में मदद कर दो। वो तुम दोनों के बच्चों के गंदे कपड़े भी धो रही है, तुम्हारे बच्चों ने पूरा घर गंदा कर दिया है, फिर से झाड़ू पोछा लगा रही है। अगर खाना तुम देख लो तो इसमें बुराई क्या है? माँ, ससुराल में भी तो हम काम ही करते हैं, मायके में आकर हम थोड़ा आराम करने के लिए आए हैं और यहाँ पर भी आप हमें काम थमा रही हो। इतना बोलकर दोनों बहनें वहां से चली जाती हैं। जिसके बाद सुमित्रा अपनी बहू के पास जाती है, जहाँ शीतल अपनी सास से कहती है, माँ जी माफ करना, मैं बहुत थक गई हूँ, मेरा दिल कर रहा है कि मैं भी अपने मायके चली जाऊं। बहू तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तू अपने मायके वालों को यहाँ बुला ले और बीमार होने का नाटक कर। जब तेरी दोनों ननद को खुद दूसरों की सेवा करनी पड़ेगी ना, तब उन्हें पता चलेगा।
अपनी सास के कहने पर शीतल तुरंत अपने मायके वालों को फोन करती है और सारी बात बताकर अपनी माँ, भाभी और भैया को बुला लेती है और खुद बीमार होने का नाटक करती है। अरे शीतल, तुम यहाँ कमरे में आराम कर रही हो, तुम्हारे मायके वाले आए हैं। और मैंने तुम्हें कहा था ना, मेरी सास विकलांग है, उनकी दवाई के खाने का जिम्मा तुम्हारा है। तुमने अब तक उनके कपड़े भी नहीं बदले, कब करोगी काम? बेटा, घर में मेहमान आए और तुम दोनों अपनी भाभी को परेशान कर रही हो। शीतल की आज तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए जब तक घर में मेहमान है घर की जिम्मेदारी तुम दोनों संभाल लो। घर में मेहमान थे और शीतल भी बीमार, जिस वजह से ना चाहते हुए भी नेहा और पूजा रसोई में जाकर खाना बनाती हैं और उसमें भी शीतल के मायके वाले खाने की डिमांड करने लगते हैं। दीदी, हमारे लिए चावल मत बनाना, हमें इस वक्त रोटी खाने की आदत है, और अगर पनीर की सब्जी बना देती तो मजा ही आ जाता। बेटा, मुझसे तो मसाले वाली चीज खाई नहीं जाती, मेरे लिए तो तुम दलिया बना देना। रास्ते में मुझे उल्टी भी हो गई थी तो मेरे कुछ कपड़े भी गंदे पड़े, वो भी धो देना। मेरी सास जो विकलांग है, मैं उसकी सेवा तो करती नहीं, इसके गंदे कपड़े साफ करूं। अब भाभी के मायके वालों ने तो घर को धर्मशाला ही बनाकर रख दिया है, क्या जरूरत थी इन्हें यहाँ अपनी बीमार बेटी से मिलने आने की। इस तरह दोनों बहन मुंह बनाकर सभी के लिए अलग अलग डिश बनाती हैं और कुछ देर बाद सारे कपड़े धोती हैं। इसी तरह 3 दिन बीत जाते हैं और अब वो दोनों बहन कभी घर की सफाई करती तो कभी अपने बच्चों को संभालती। सच में मैंने बच्चे नहीं, राक्षस पैदा किए हैं। क्या जरूरत थी तुम्हें गंदे पैर लेकर घर में आने की, पूरा घर गंदा कर दिया। अभी अभी मैंने घर की सफाई की थी, टांगे तोड़ दूंगी मैं अगर घर से बाहर निकले तो। आप बहुत गंदी हो माँ, मैं अभी नानी से जाकर आपकी शिकायत करूंगी। मामी ने हमें कभी नहीं डांटा और आप हमें बस डांटती रहती हो। इतना बोलकर पिंकी अपनी नानी के पास जाकर अपनी माँ की शिकायत करती है और जब सुमित्रा अपनी बेटी को डांटती है तो दोनों ही बहनें परेशान होकर अपना सामान पैक कर लेती हैं। माँ, बेटी का इतने दिन मायके में रहना सही नहीं, हमारा भी घर है, अब हमें चलना चाहिए, अपने मेहमानों की देखभाल आप ही करो। इस तरह दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली जाती हैं, जिसके बाद शीतल के मायके वाले भी वहां से चले जाते हैं और इस तरह फिर से शीतल अपने ससुराल में चैन की सांस लेती है।